I think also that every Arab that doing a terrorism attack, we have to kill him, and not because he's an Arab, because he's a terrorist. Palestinian, where are the Palestinian people during 4,000 years under the Ottoman? Kicked my great-great-great-grandfather out of here, and then we come back, and all of a sudden they're like, well, no, we don't want it, it's not fair. They took the land from us, not the Romans, and not the Persians, and not the Byzantines. It was Arabs who took this land from Jews. And so, yeah, we came back and we took what was rightfully ours. Make a פיגועים and we need to kill Arabs. नमस्कार दोस्तों, मैं लवी खत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेकअप कॉल में। तो वेकअप कॉल में आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन। इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के बारे में अगर बात करना चाहते हैं हम, तो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के बारे में हमें अच्छे से जानना होगा। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, कैसे ये देश बना और कैसे ये लोग आए और ये अभी लड़ाई क्यों चल रही है। ये इसकी कोई भी हिस्ट्री 80 साल 100 साल पुरानी नहीं है। इसकी हिस्ट्री हम अगर पीछे जाएं तो 2000 साल पुरानी है। तो इस मुद्दे को समझने के लिए हम अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे, हर एक एंगल से इसको देखेंगे, पैलेस्टीन के एंगल से भी देखेंगे, इजराइल के एंगल से भी देखेंगे। और इस मुद्दे को मैंने जो इस वक्त जो हो रही है, इस वॉर को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम इसको सबसे पहले ज्योग्राफिकली देखेंगे, कौन कौन से बॉर्डर हैं, कहाँ पर पैलेस्टीन है, कहाँ पर इजराइल है, कौन कौन से बॉर्डर साथ में लग रहे हैं। और एक मैं आपको बीच में बात बताना चाहता हूँ कि इजराइल ने आज तक अपना बॉर्डर मेंशन नहीं किया कि मैं इतना सा हूँ, मतलब वो कभी भी मेंशन नहीं कर रहा है कि मैं 14,000 स्क्वायर फुट में, जो मतलब ऐसी कोई भी उन्होंने अभी तक अपने एरिया के बारे में नहीं बताया। वो कह रहे हैं हम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने अलग अलग साथ वाली कंट्रीज़ पे कब्जा करने के लिए तैयार हैं। तो हम इसी तरह हम जोग्राफिकली देखेंगे कि क्या है इजराइल और क्या है पैलेस्टीन। फिर हम देखेंगे पोलिटिकली अगर हम बात कर रहे हैं पैलेस्टीन की, तो वहाँ पे हमास है, वहाँ पे PLO है, वहाँ पे फतेह पार्टी आती है, वहाँ पे पैलेस्टीन इस्लामिक जहाद भी आती है, वहाँ पे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी आती है। तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वो इजराइल के बारे में क्या कह रहा है, कहाँ पे पार्टी एक इकट्ठी है, कहाँ पे पार्टी दोनों में फ़र्क है। और वहाँ पे हम इजराइल की भी पॉलिटिक्स जानेंगे, तो हम इसको पॉलिटिकल नज़रिए से भी देखेंगे। और ये इन दोनों देशों के जो पॉलिटिकल नज़रिया है वो बाकी इस्लामिक वर्ल्ड पे भी असर डालता है। तो इसको हम पॉलिटिकल नज़रिए से भी देखेंगे। हम इकोनॉमिकली भी देखेंगे, क्या है इकोनॉमिकली, कैसे इजराइल इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, क्या वजह है उसकी जो आर्मी है उस पर 20 बिलियन पर ईयर वहाँ पे उसके ऊपर जो खर्चा जा रहा है। तो इसको हम पॉलिटिकली भी देखेंगे, हिस्टोरिकली भी देखेंगे। हिस्टोरिकली इसको हम देखेंगे कहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ है और कैसे 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 आज तक यहाँ पर पहुँचा है। हमारी जो भी शुरुआत होगी वो पीछे से शुरुआत होगी, हम एंड तक कहाँ पे इस वक्त वो प्रेजेंट में ये क्यों आया है ये मुद्दा। तो ये हम इसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो 5वें जो जिस पॉइंट पे आएंगे वो पॉइंट है कि इस वक्त जो प्रेजेंट में हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो फ्यूचर पे वो क्या असर डाल रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर बात की जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको सिंपली बताने जा रहा हूँ ये मुद्दा है क्या। उसके बाद हम इनको एनालाइज करेंगे पॉलिटिकली वे से, इसको इकोनॉमिकली भी देखेंगे, हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे, ज्योग्राफिकली भी देखेंगे, अच्छे तरीके से पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो आपको सही लगता है कि पैलेस्टीन वाले सही हैं या इजराइल सही हैं वो आप सोचेंगे। तो फिलहाल मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ। मुद्दा ये है कि वहाँ पर एक इजराइल में जगह है जिसका नाम है शेख ज़ारा जगह, जो आज से 150 साल पहले जो इजराइल की कोर्ट ने अभी जो फैसला सुनाया है उसमें ये हुआ है कि शेख ज़ारा में आज से 150 साल पहले इजरायली 2 आए थे, जो दोनों भाई थे। दोनों भाइयों ने आके पैलेस्टीनियन से जो वहाँ पे रह रहे थे उनसे ज़मीन ख़रीदते हैं वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि हम यहाँ पे वापस आने वाले हैं तो पहले जाके हम ज़मीन ले लें। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे उनको ज़मीन दी भी और उन्होंने ली भी।
और उसके बाद जैसे वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 2 होती है, वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा यहूदी ब्रिटेन के साथ देते हैं और उसके बाद वो वर्ल्ड वॉर 1 भी लड़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 की बारी आती है, तब भी यहूदियों के साथ आपको पता ही है जो मानवता के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक हॉलोकॉस्ट हुआ था यहूदियों के साथ, जिसमें 60 से लेकर 70 लाख यहूदी मार दिए गए थे। तो वहाँ इन दौर में वो ज़मीन के जो असली मालिक थे वो पता नहीं है कहाँ चले गए, पर लेकिन जो पेपर से वो उनके पास थे, इजराइलियों के पास, कि ये ज़मीन इजराइलियों ने खरीदी हुई है। पर उसके बाद पैलेस्तीनियों ने अपना चलते रहे, उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे उनके घर बनाए हुए थे। तो वहाँ पे जो रह रहे थे वो 80 साल के बाद, मतलब 80 साल ही हुए थे उनको रहते हुए वहाँ पे, इतने ज़्यादा पुराने नहीं रह रहे थे फिर भी वो। तो शेख ज़ारा का जब मुद्दा कोर्ट में जाता है, इजरायली कहते हैं जो जगह खरीदी हुई है ये इजरायलियों की तरफ से 150 साल पहले खरीदी हुई थी, तो आप इसको खाली कर दीजिए। और इजरायली कोर्ट ने जब इसको देखा कि वहाँ पे जो 150 साल पहले से, मतलब जो 80 साल पहले ही रह रहे हैं, तो 150 साल पहले ये जगह खरीद ली गई है, तो ये इजराइल को मिलनी चाहिए। उस वक्त इजरायली इतने ज़्यादा हमले नहीं कर रहे थे, उस पर इतना ज़्यादा हक नहीं जता रहे थे, पर बड़े प्यार से, जैसे वहाँ पे लॉ एक कर दिया था, कानून था कोर्ट की तरफ से कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। जैसे पैलेस्टीन कोई नई ज़मीन नहीं खरीद सकते इजराइल में कहीं पे भी, तो वहाँ पे उस वक्त उन्होंने एक लॉ कर दिया कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो एक वीडियो मुझे जो इंटरनेट से मिली, मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रूर देखें। वहाँ पे क्या हुआ, एक घर की जो थोड़ी सी जो फ्रंट था वो छत टूट जाती है। तो जब वो टूट जाती है तो उसको रिपेयर करवा देते हैं, पर वहाँ पे जब रिपेयर करवाते हैं तो उन्होंने एक लॉ तोड़ दिया होता है। तो कोर्ट उस घर को वापस ले लेती है कि तुमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाई है, और वो वहाँ के जो यहूदी हैं उनको वो घर मिल जाता है। तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। मैं चाहूँगा आप ये वीडियो के थोड़े थोड़े से जो क्लिप हैं आप ज़रूर देखें। אין שלום עם מתנחלים, שלום בלי מתנחלים זה יבוא, עם מתנחלים אין שלום. معلومة قصيرة عن هذه ساحة الألعاب. أول إشي زي ما شايفين هناك هذيك الساحة كل أم مستوطنة معها مفتاح. لا هذا القفل المحطوط على الباب، إمتى ما بده ابنها يلعب فيه بيقدر يفوت. أما إذا يعني طفل فلسطيني فات عليه رح ياكل أكله من المستوطنين. Never forget it. You're a murderer. You are a murderer. You don't have the guts to do it. तो ये शेख ज़ारा का जो आपने अभी वीडियोस देखी है, ये शेख ज़ारा की वीडियो, वहाँ पे कैसे लोग आते हैं, कैसे घर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख चुके हो। तो ये जो शेख ज़ारा का मुद्दा जब इज़राइल के फेवर में ये फैसला आ जाता है तो पैलेस्तीन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो पहले से शुरू से आपने देखा है वीडियो में वो कैसे वो बोल रहे हैं, कैसे इनकी आपस में बहस होती है। अगर वो पहले इतनी बहस हो रही है और जब जो कोर्ट है वो साथ दे देती है इज़राइल का, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको इंसाफ मिला या नहीं मिला, पर लेकिन जब फैसला इज़राइल के हक़ में चला जाता है तो पैलेस्टीन वहाँ पे जाके नारे लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोटेस्ट होने वक्त वहाँ पे जो अलग सा मस्जिद है वो उसके सामने बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। तो जब उन प्रोटेस्ट को हटाने के लिए इज़राइली आर्मी वहाँ पे पहुँचती है और वो आर्मी मस्जिद में चले जाती है वहाँ पे, और मस्जिद से जाके निकाल के बंदों जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर, जो लाठियाँ मार रहे थे, बॉटल्स फेंक रहे थे, उनको पकड़ के लेकर आती है। वहाँ पे कहते हैं रबर की बुलेट्स बनी होती हैं वो उनको चलाया जाता है। तो ये सारा कुछ जब होता है तो ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक तरह छा जाती है खबर कि ये क्या हो गया, एकदम कैसे वो मस्जिद में कैसे चले गए हैं, जो आर्मी थी, आर्मी कैसे जा सकते हैं मस्जिद में। तो ये बहुत ज़्यादा ये गर्मा गया मुद्दा। और वहाँ पे जो हमास थी, हमास और पैलेस्टीन आपको मैं बता देता हूँ दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाज़ा पट्टी। तो गाज़ा पट्टी से हमास एक ऐलान कर देती है अगर आपने इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की तो हम आप पे मिसाइल डाल देंगे। तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि इज़राइल नहीं डरता है हमास से, तो उन्होंने जब मिसाइलें ठोकनी शुरू कर दी हैं तो इज़राइल के पास आयरन डोम है तो उनका नुकसान कम हुआ। पर लेकिन इसके ही बदला लेने के लिए तो इज़राइल अपनी तरफ से एयर
क्राफ्ट भेजता है, वहाँ पे स्ट्राइक्स होती हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स गिराई जाती हैं। इस वक्त जो हालात हो चुके हैं, बच्चे मारे जाते हैं बहुत सारे बीच में, तो ये हालात उस वक्त बन जाते हैं, एक तरफ प्रॉपर वॉर की जो हालात पूरे अच्छे से बन जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे मीडिया को भी बड़े अलग अलग ढंग से यूज़ करता है इसराइल, बहुत दिमाग से वॉर लड़ता है। हमेशा वो वॉर एक ही, ये नहीं कि वो हमेशा फायर फाइटर्स के साथ और क्या अगर आप कहो कि वो लोगों के साथ मिलके या अपनी आर्मी को यूज़ करके, वो मीडिया को भी यूज़ करता है। वो अपनी खुद की मीडिया को कम यूज़ करता है, बाहर की मीडिया को ज़्यादा यूज़ करता है। अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने एक मीडिया में खबर फैला दी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हम पूरी डिटेल में भी आगे जाके बताएंगे। तो उन्होंने एक मीडिया में एक न्यूज़ फैला दी कि हम गाज़ा पे हमला करने के लिए तैयार हैं, हम गाज़ा के अंदर एंटर होकर हम ग्राउंड पे जाएंगे और टैंकर्स लेकर हम अंदर जा रहे हैं। हमने अपने 9000 टैंकर्स चारों तरफ गाज़ा के बॉर्डर पे खड़ा दिए हैं, हवा में हमारे एयरक्राफ्ट्स जा रहे हैं और उनकी जो समुंदर में उन्होंने अपने वोट्स उतार दिए हैं आर्मी की। तो हम बिल्कुल गाज़ा को चारों तरफ से घेर लिया और ख़त्म करेंगे और यहाँ पे कब्जा करने के लिए तैयार हैं। तो जब उस वक्त ये वॉर होती है तो उस वक्त जो हालात बन जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो होते हैं, जो ये हमास वाले होते हैं, ये हमेशा मसाइले चला देते हैं। और जब इज़राइल वॉर करने के लिए आता है, इज़राइल के कोई भी आर्मी आती है, तो वहाँ पे उन्होंने टनल्स बनाई हैं, तो वो टनल्स के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और गायब हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, बेकसूर लोग ज़्यादा मरते हैं और जो हमास वाले होते हैं वो बच जाते हैं। तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो हमास वालों को ये हुआ कि भी ये हमला करने वाले आ रहे हैं, तो उन्होंने टनल्स में हरकतें करनी ज़्यादा शुरू कर दी। तो जैसे टनल्स में हरकतें हुई तो उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जो कि उनकी खबरों के मुताबिक बाद में निकला, जो इजराइल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे बमबारी की गई, उनके टनल्स को ख़त्म किया गया, हमास के जो मेन जो लीडर हैं उनको मार दिया गया। अभी जो समझौता भी हो चुका है, वहाँ पे सीज़ फायर भी करवाया गया, इजिप्ट उसके बीच में आया कि भी नहीं इसको बंद किया जाए। तो लेकिन फिर दोबारा से अभी अल-अक्सा मस्जिद के सामने शुरू हो गया। तो ये सारा मुद्दा जो होता है वो शुरू होता है शेख ज़ारा से, उसमें इन्वॉल्व होती है अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद का एक अलग मतलब जो है कि उसकी एक अलग लड़ाई है, उस पर लोग एक अलग चीज़ पे लड़ रहे हैं कि अल-अक्सा मस्जिद को, जो हमास की जो 2 शर्तें रखी गई थी वॉर को बंद करने के लिए, क्योंकि वो कर तो कुछ नहीं पा रहे थे, पर लेकिन उनकी वजह से बेकसूर लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे, जो आपस में वहाँ पे जो सिविलियंस रह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे 20 लाख की जो संख्या थी उसमें से 1 लाख लोग अभी तक निकल चुके हैं। कोई इजिप्ट के रास्ते से चला गया है, कोई समुंदर के रास्ते से चला गया है, वहाँ पे वो रहना नहीं चाह रहे हैं। इसमें भी एक इज़राइल की जीत मानी जाएगी, क्योंकि इज़राइल चाहता ही है कि पैलेस्टीन वहाँ से निकल जाए, वो पैलेस्टीन के लोग वहाँ से निकल जाएं और धीरे धीरे वहाँ पे ज़मीन जो होगी वहाँ पे जाके इज़राइल वाले रहें। तो उसमें एक उनकी जीत है कि उन्होंने 1 लाख जो वहाँ के लोग थे उनको निकाल दिया। और इस हमास की वजह से बेकसूर लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं। हर बार जब भी ये हमास हमला करती है या पैलेस्तीन इस्लामिक जहाद हमला करती है, उसके बाद एक सीरिया की तरफ से हज़बुल्ला है, वो भी पैलेस्तीन के हक़ में होते हैं। तो ये जब भी ऑर्गेनाइजेशन हमला करती है तो इसमें सिविलियंस ही मरते हैं, ये लोग कम होते हैं और ये हमेशा टर्नल्स में जाके छुप जाते हैं। तो ये ऐसा होता है। तो इस बार इज़राइल की फ़ोर्स बहुत अच्छे से तैयार थी, उन्होंने टर्नल्स को भी टारगेट किया। तो ये वॉर जो इस वक्त हुई है, इसका क्या हल निकला है, कितने लोग मरेंगे और इसके जो उनको फ़ायदा क्या हुआ, इज़राइल को क्या फ़ायदा हुआ और पैलेस्टीन को क्या फ़ायदा हुआ, आने वाली हम वीडियोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाली वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप इस मुद्दे में और भी कोई डिटेल चाहते हो तो मैं आने वाली वीडियोज़ में उसमें अच्छे से इन सारी डिटेल्स को डालूँगा। انت بس ما يروح لكم طفل او ابن او اب او ابن ايش قد تنقهروا عليه؟ هلا نحن عم بيروح لنا عائلات وعم بيروح لنا طائفات، بس إنا الله نحن يا دول يا